नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे अपना आज का टॉपिक रहेगा महासागरों में लवणता की मात्रा। महासागरों में नमक की मात्रा किस रूप में पाई जाती है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है विशेष रूप से जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आ रहा है उसके भूगोल के सारे टॉपिक्स जो है उसको अपन क्लियर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखते रहें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सबको लाभ हो। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? आज का है महासागरों में लवणता। सामान्य सी बात है, हम सबको पता है कि महासागरों का पानी खारा होता है। महासागरों का पानी खारा होता है अर्थात उसमें बहुत अधिक लवणता पाई जाती है। और इतने सारे लवण है, यदि अपन पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के जल की बात करें तो पृथ्वी पर जो पानी पाया जाता है उसको यदि अपन 100 इकाई मान लें, ठीक है, उसमें से 97 इकाई खारे पानी की है। अर्थात महासागरों के रूप में खारे पानी के रूप में विद्यमान 97 है। 3 इकाई पीने योग्य है, प्रतिशत कह दो चाहे इकाई कह दो, ये मीठे पानी के पीने योग्य है, ठीक है। इसमें से 2 इकाई, 3 में से 2 इकाई तक मानव की पहुंच नहीं है। ये बीच में मैंने थोड़ा सा इसीलिए क्लियर किया है कि पानी की आवश्यकता कितनी क्या है, अपन क्यों पानी के लिए टेंशन में। तो अपन देख रहे हैं 2 इकाई तक मानव की पहुंच नहीं है क्योंकि ये ग्लेशियर के रूप में पिघला हुआ जमा हुआ जल है। ग्लेशियर के रूप में हो सकता है, उच्च पर्वत शिखरों के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 इकाई जो है यानी 1% पानी, 1 इकाई कह दो 100 में से, चाहे 1 इकाई या 1% कह दो, पानी जो है वो मानव की पहुंच में है, ठीक है। तो अब अपने प्रश्न उठता है कि महासागरों में इतना पानी होते हुए भी, क्योंकि 71% भाग जल है पृथ्वी पर और 29% भाग क्या है? स्थल है। इतना पानी होते हुए भी अपने को टेंशन किस बात की है कि पीने योग्य पानी उसकी समस्या आ जाएगी। तो बड़ा क्वेश्चन है ये। तो ये जो % पानी है उसमें बहुत अधिक मात्रा जो है यानी 97% जो मात्रा है वो किस रूप में है? खारे पानी के रूप में है, वो पीने योग्य नहीं है, इसीलिए टेंशन बनी हुई है। तो महासागरों में लवण में कौन कौन से घुले होते हैं, किस रूप में, कहाँ किस महासागरीय लवणता कम और अधिक है, वो इसी टॉपिक को अपन आज देखते हैं। एक सेकंड, तो महासागरों में लवणता जो महासागरों में पाई जाती है उसको महासागर में खारा होता है क्योंकि उसमें लवण घुले होते हैं। लवण घुले होते हैं। अब उसमें 6 प्रमुख लवण घुले होते हैं। 6 प्रमुख लवण घुले होते हैं, ठीक है। ये जो 6 लवण प्रमुख रूप से है उसमें है एक तो सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में इसका लगभग प्रतिशत जो है कुल ग्राम में 77.8%। सबसे अधिक लवण सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। थोड़ा प्रतिशत देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम जो क्लोराइड है इसकी मात्रा लगभग है 10.9%। तीसरी मात्रा है मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा है 4.7%। चौथा लवण है कैल्शियम सल्फेट।
कैल्शियम सल्फेट की मात्रा जो है वो 3.6% है। 5वां लवण है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, इसकी मात्रा जो दे रखी है 2.5% है। और अंतिम है कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार से 6 लवण महासागरों में घुले होते हैं 0.3%। तो कुल मिलाकर के ये 100% लवण की मात्रा आ जाती है। और 6 प्रमुख लवण है, ठीक है। अब इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है पूछते हैं बार बार की, या ये क्रम पूछ लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, इनका चारों का क्रम दे देते हैं। इनमें से सबसे अधिक से कम आरोही अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। तो इसका अपने को पता होना चाहिए कि इसमें ये मात्रा सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। महासागर में जो लवण है उसको 1000 ग्राम जल में नमक की मात्रा, ठीक है, 1000 ग्राम में नमक की मात्रा, और नमक की मात्रा उसको इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, इसको बोलते हैं पीपीटी, ठीक है ना। ये इसका चिन्ह है, इसका संकेत है, और ये समुद्री जल जो है उसमें नमक की मात्रा को बताता है, ठीक है ना। अब महत्वपूर्ण बिंदु है कि महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, प्रभावित करने वाले कारक वही कारक है जैसे पहला है धाराएं। महासागरीय धाराएं जो होती है वो 2 प्रकार के होते हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। यदि ये धाराएं अधिक खारे जलीय क्षेत्र से चलती है और कम लवणता वाले क्षेत्रों की ओर चलती है तो खारा वहाँ का क्या करेगी, खारापन बढ़ा देगी। और यदि ये कम लवणता वाले क्षेत्र से चलती है और अधिक खारे वाले क्षेत्र में चलती है तो वहाँ की लवणता घटा देगी। तो धाराएं भी किसी प्रदेश के जलीय जो क्षेत्र है महासागर उसकी लवणता को कम या अधिक करती है, ठीक है ना। दूसरा बिंदु, दूसरा है पवने। अब पवने भी क्या करती है, महासागर में जल है उसमें संचलन पैदा करती है। मुख्य रूप से पवन जो है मुख्य रूप से लहर पैदा करती है, ठीक है। तो ये भी जल में संचलन होता है। अब इससे तो इसमें तो क्या होता है, जल अपने स्थान पर वृत्ताकार घूमता है, लेकिन पवन क्या करती है, महासागर के जो नमक के कण है, वाष्पीकरण जल होता है उसके साथ में कुछ कण नमक के उससे वायुमंडल में आते हैं, उन कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, प्रेषित कर देती है। तो अगले प्रदेश में नमक की मात्रा को बढ़ा देती है, ठीक है ना। इसीलिए महासागर के तटीय क्षेत्रों में जो स्थलखंड होते हैं उनमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि ज्वार तरंग आती है और वहाँ की हवाएं भी आती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह वाष्पीकरण और वर्षण। ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है, वाष्पीकरण और वर्षण। जिन महासागरों की अवस्थिति यदि अपन कहें भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में है, जो महासागर इस भाग में है, इस भाग में यानी उष्ण कटिबंध में है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अपन ने देखा है कि सीधी आती है, सूर्य की किरणें सीधी आती है। तो ये सीधी किरणें क्या करती है, यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। तो यहाँ इस महासागरों में क्या होता है, वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है इस कारण से, इन भागों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इस कारण से क्या होता है, नमक की मात्रा तो बच जाती है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और जल वाष्पीकृत हो जाता है तो इसकी सांद्रता नमक की बढ़ जाती है, जिसके कारण इन महासागरों में जो कहाँ स्थित हो, मुख्य रूप से उष्ण कटिबंध में, उनमें लवणता की मात्रा भी बढ़ जाती है। यदि कोई महासागर ध्रुवीय प्रदेश में यहाँ पे हो तो उसमें लवणता की मात्रा प्रभावित होती है, ठीक है ना, उसमें अधिक नहीं पाई जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो ये कई कारण है इस चीज के। चौथा है प्रभावित करने वाला जो कारक है वो, जैसे धारा आ गई, पवन आ गई, वाष्पीकरण आ गया, नदियों का मीठा पानी। अब नदियां क्या करती है, जहां कहीं भी अपना मुहाना बनाती है, कहाँ गिरती होगी नदियां, जहां भी चलती है तो किसी सागर या झील में गिरती है, तो उस सागर में नदी गिरती है तो वर्षा का पानी ले जाती है,
ठीक है ना। वर्षा का पानी चूंकि मीठा होता है और ये मीठा पानी जब इसे सागर में मिलता है तो लवणता को क्या करता है, घटा देता है। लवणता क्या करता है, घटा देता है, बढ़ाता नहीं बल्कि घटा देता है। इसलिए नदियाँ किसी प्रदेश विशेष की लवणता को घटाती है क्योंकि वो मीठे पानी की वाहक होती है। तो जहाँ वर्षा अच्छी होती है, नदियाँ का मुहाने पाए जाते हैं, नदियाँ आकर के अपना जल विसर्जन करती है, उस भाग में लवणता कम पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। अब देखिए लवणता जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में पाई जाती है। कई महासागरों में अधिक होती है, कईयों में कम होती है। ये 6 प्रमुख लवण अपने देख ही लिए। अब लवणता अधिक कहाँ होती है, कम कहाँ होती है, यदि अपन देखें तो लगभग देखो, एक तो है महासागरों की औसत लवणता। यह 34.75 पीपीटी होती है। महासागरों की औसत लवणता जो है 34.75, यानी 1000 ग्राम जो जल है उसके अंदर इतनी परसेंट मात्रा उसकी, ये 1000 के ऊपर 34.75% तो नहीं कह सकते इसको, इतनी मात्रा इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। सर्वाधिक जो लवणता है वो 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर हुआ, 20 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पश्चिम, ईस्ट वेस्ट पश्चिम के बीच पाई जाती है। यानी अक्षांश से अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में लवणता ज़्यादा होती है, ठीक है ना। दक्षिण गोलार्ध में लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध में लवणता अधिक पाई जाती है। लगभग इसकी मात्रा है, थोड़ा सा देख बता देता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में 34, इसमें उत्तरी गोलार्ध की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में लवणता की मात्रा कम पाई जाती है, माफ कीजिएगा, यानी ये 34 पीपीटी है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये 35 पीपीटी है, ठीक है ना। इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में लवणता ज़्यादा, उत्तरी में कम है। कम का कारण प्रमुख रूप से कि यहाँ विस्तृत जलीय क्षेत्र है, विस्तृत जलीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है ना। इस कारण से इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, बड़ा विस्तृत जलीय क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये जो भाग है इसमें स्थल भाग ज़्यादा है, स्थल भाग खूब है, तो अधिकतर बरसात का पानी नदियों के साथ घुल करके जो आता है वो कहाँ आता है, वापिस महासागरों में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की औसत लवणता, प्रशांत महासागर की औसत लवणता जो है लगभग 35 पीपीटी पाई जाती है, ठीक है। और जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की औसत लवणता भी लगभग 35 पीपीटी आती है, ठीक है। और अपना जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 पीपीटी आती है, यानी इसकी ज़्यादा है। अटलांटिक महासागर में किसकी ज़्यादा है, अटलांटिक महासागर की लवणता ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 36 पीपीटी बताई जाती है, इनकी लगभग 35 पीपीटी। अब ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है कि इस महासागर में क्या सभी जगह है, ये तो औसत बोला मैंने, औसत लेखा यहाँ पे, तो ये औसत लवणता है। महासागरों में सभी जगह समान लवणता नहीं पाई जाती है। जैसे प्रशांत महासागर इस रूप में फैला हुआ है, इस रूप में फैला हुआ, तो उसमें ये
ये भूमध्य रेखा आधा उत्तरी गोलार्ध में, आधा दक्षिण गोलार्ध में है, तो इस भाग में लवणता घट जाती है। प्रशांत महासागर है जी, इसको अपन ले, ये प्रशांत महासागर है, तो यहां लवणता घट जाती है। क्यों? यहां ग्लेशियरों का पिघला पानी आता है, क्योंकि वो मीठा होता है, तो वो क्या करता है, इस भाग की लवणता को घटा देता है। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी इधर की लवणता ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो लवणता भी सभी जगह समान नहीं पाई जाती है, औसत लवणता 35 और 36 पीपीटी। इसमें हिंद महासागर में सभी जगह लवणता अलग अलग है, समान रूप से नहीं पाई जाती। जैसे हिंद महासागर है, यदि अपन देखें, ये अपना भारत का, ये बंगाल की खाड़ी है अपनी, ठीक है, और ये अरब सागर है। अब यहां की लवणता कैसी है बंगाल खाड़ी की? बंगाल खाड़ी की लवणता कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा, यमुना, कई नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ अपना जल विसर्जन करती है, इसकी लवणता को कम कर देती है। ठीक है ना, और अरब सागर है, इसकी लवणता प्लस होती है, किसकी बजाय? इसकी बजाय इसकी लवणता ज़्यादा पाई जाती है, इसमें नदियों का विसर्जन बहुत कम होता है। तो कई कारण इस चीज़ के हैं। ठीक है ना, तो इसकी लवणता ज़्यादा है, इसकी कम पाई जाती है। एक उन भागों में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में लिखना था, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में लवणता अधिक होती है, लवणता अधिक होती है। अब अधिक क्यों होती है? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो अधिक वाष्पीकरण के कारण इन भागों में लवणता अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण, जल तो वाष्पीकरण हो जाता है, नम के पीछे छूट जाता है, इसीलिए इसमें लवणता की मात्रा वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो यदि इसके अलावा अपन महत्वपूर्ण बिंदु कुछ देखें, सबसे अधिक लवणता सर्वाधिक पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता टर्की की वान झील, किसकी है? टर्की की वान झील की है, सबसे अधिक लवणता 330 पीपीटी, सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है ना, इसके अलावा जो सागरों में है उसमें है मृत सागर की, तो मृत सागर की लवणता 238 पीपीटी पाई जाती है। ठीक है ना, 238, ये सबसे दूर। ठीक है ना, और तीसरी है ग्रेट साल्ट झील, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ग्रेट साल्ट लेक, इसकी 220 पीपीटी। इस प्रकार से सबसे अधिक है टर्की की वान झील की 330 पीपीटी, उसके बाद में मृत सागर की 238 पीपीटी, उसके बाद में ग्रेट साल्ट झील की 220 पीपीटी। ठीक है, तो सबसे अधिक टर्की की वान झील की है, यदि पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो सबसे अधिक इस जलीय स्तर की लवणता पाई जाती है। तो ये तो क्षैतिज वितरण था लवणता का। यदि हम ऊर्ध्वाधर देखें, ऊर्ध्वाधर वितरण यदि लवणता का देखें, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? लवण घुला पानी, लवण घुले पानी का घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है, यह भारी होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये आयतन बढ़ जाता है,
ये भारी हो जाता है, घनत्व ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नीचे बैठता है, नीचे बैठता है। तो खारा पानी नीचे और मीठा पानी, इसमें लवणता कम है, मीठा तो नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे कम लवणता वाला, कम लवणता वाला पानी। क्यों, महासागरों का पानी मीठा तो होता ही नहीं है। कम लवणता वाले पानी है उसकी परत ऊपर आ जाती है, जिसकी लवणता ज़्यादा है उसकी परत नीचे पाई जाती है। इस रूप में ये पाए जाते हैं, अधिक लवणता और कम लवणता वाला पानी। तो ऊर्ध्वाधर रूप में अपन देखें तो अधिक लवणता वाला पानी भारी आयतन ज़्यादा होने का नीचे बैठ जाता है, कम लवणता वाला ऊपर रहता है। इस प्रकार से महासागरों में लवणता और 6 प्रमुख तत्व है, प्रमुख साल्ट जो पाए जाते हैं वो इस रूप में पाए जाते हैं। तो आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो ज्योग्राफी का संपूर्ण सिलेबस है उसके लिए आप देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में।